Hello everyone, this is Beena Ma'am here. Let's start with the mock test series of On His Blindness written by the John Milton. इस mock test series में मैंने 15 क्वेश्चन को ऐड किया जो कि आपकी होल पोएम्स को कवर करने वाले हैं। तो ठीक इस प्रकार आपको भी अपनी एक रफ OMR शीट को तैयार करना है और मेरे हर एक क्वेश्चन के बाद आपको इमीडिएटली अपने आंसर को फिल करना है मेरे एक्सप्लेन करने से पहले। लास्ट में जाकर के अपने खुद का आप सेल्फ जजमेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ कम ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। They also serve who only stand and wait from poem has this line been taken. जैसा कि रिसेंटली आपने इस पोएम को पढ़ा है तो आपको पता है कि दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम और आंसर गोज टू सी ऑप्शन ऑन हिज ब्लाइंडनेस. Second question, when I consider how my light is spent, what does light refer to? यहाँ पे light जो है वो किसके लिए आया है? ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन सनलाइट, B infrared rays, C option eyesight and D is cosmic rays. When I consider, जब मैं विचार करता हूँ, how my light, my eyesight is spent, जा चुकी है. This is the opening line of the poem. So your answer goes to C option eyesight. Third question, Milton's On His Blindness is A option Spenserian sonnet, A Petrarchan sonnet, C फॉर्मुलिस सोनेट एंड डी एन ऑक्सीटन सोनेट. सबसे पहले तो हम सोनेट को समझ लेते हैं. जो 14 लाइन्स की जो पोएम्स होती है उनको हम सोनेट कहते हैं. ओके, नाउ कम ऑन दी ए ऑप्शन स्पेंसरियन सोनेट. स्पेंसरियन जो सोनेट होता है वो 3 क्वार्टर्स और लास्ट में जाकर एक कंक्लूडिंग कंप्लीट में डिवाइडेड होता है. ओके, नाउ हम बात कर लें पेट्रार्कन सोनेट. पेट्रार्कन सोनेट जो है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट जो होता है इसका ऑक्टेंट होता है. इट मीन्स स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 8 लाइन होती है उनको हम ऑक्टेंट कहते हैं. अब हम बात कर लें सेकंड पार्ट की जो कि आपका सेक्सटेंट. सेस्टेंट जो होता है वो डिवाइडेड होता है 2 स्टेंजा में और इसके अंदर 3 लाइन्स आती हैं. ओके, सी अ फॉर्मुलिस सोनेट. फॉर्मुलिस सोनेट जो है उसमें से ज़्यादा ग्रामरिकल स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, सिंटैक्स का यूज़ किया जाता है और मीटर्स का यूज़ किया जाता है. एंड ऑक्सीटन सोनेट जो है किसी रिलीजन कल्चर पे लिखी गई जो पोएम्स होती है उनको हम ऑक्सीटन सोनेट कहते हैं. तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है, सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है. अब आएंगे आपके ए और बी ऑप्शन. इस पे आने से पहले हम एक बार पोएम पे आते हैं क्योंकि हमने उस टाइम पे राइम स्कीम को मिस कर दिया था. ओके, तो देखिए ये पोएम्स जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये 14 लाइन्स की पोएम है. ओके, तो इसको क्या कहा गया? सोनेट. ओके ओके, द लास्ट वर्ड स्पेंट. राइम स्कीम देख रहे हैं हम. स्पेंट अ वाइट बी हाइट, वाइट हाइट बी बैंट स्पेंट ए. तो फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम हो गई ए बी बी ए. ओके, नाउ कम ऑन द सेकंड स्टेंजा. प्रेजेंट. ओके, बैंट स्पेंट ए. चाइल्ड B denied, child denied B. Prevent present A B B A. तो एक बार ऑक्टेंट के हम राइम स्कीम को देखेंगे. A B B B A. ओके, तो ये था ऑक्टेंट. नाउ कम ऑन द सेस्टेंट. लास्ट लाइन डिवाइडेड बाय 2 स्टेंजा with the 3 lines. Okay, need. This is a different word. So C. Okay, best D. State E. Okay, so C D E. Speed need. C. Rest best. D. Wait state E. तो एक बार राइम स्कीम देखेंगे सस्टेंट की. C D E C D E. Now you can give your answer. Your answer goes to a Petrarchan sonnet. मैं आपको बता दूँ इस पेट्रार्कन सोनेट को हम इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं. ओके, नाउ कम ऑन द फोर्थ क्वेश्चन. इन लाइन 3 ऑफ हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन स्पीक ऑफ वन टैलेंट. व्हाट इज इट? हमने जो पोएम्स पढ़ी थी उस वक्त हमने देखा था कि थर्ड लाइन में वन टैलेंट की बात की गई है और ये वन टैलेंट है किसके लिए यूज हुआ है. तो योर ऑप्शन इज A his faith, B his passions,
C, his poetic ability, and D, his tenacity. ओके, तो यहाँ पर 1 टैलेंट आया है C ऑप्शन, his poetic ability के लिए. ओके, नाउ कम ऑन द 5th क्वेश्चन. Milton's on his blindness and ends with an expression of the poets. ये कह रहे हैं कि on his blindness में ends, हमें end को यहाँ पे कैप्चर करना है कि end में हमें क्या expression देखने को मिले. देखिए यहाँ पे a pessimism, okay, B option at the loss of his talent, C option the questioning of the justice of God, and D option faith in God's way. तो आपने जैसा कि देखा कि आपको ये चारों एक्सप्रेशन इस पोएम में देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें किसको कैप्चर करना है, हमें एंड को कैप्चर करना है. और जैसे ही आपने एंड को कैप्चर किया, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, फेथ इन गॉड्स वे. क्वेश्चन सी, हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस is believed to serve God best. On his blindness में मिल्टन ने किससे कहा है जो भगवान की सच्ची सेवा करते हैं. ओके, कौन है जो भगवान की सच्ची सेवा करते हैं. ओके, तो ए ऑप्शन वन हु बियर्स हिज बर्डन, जो कि उसके बर्डन्स को, उसकी कठिनाइयों को सहते हैं. बी ऑप्शन वन हु प्रेजेंट अ ट्रू अकाउंट ऑफ हिज टैलेंट. सी ऑप्शन वन हु डज नॉट अलाउ टैलेंट to become useless, and D option one who makes full use of his talent. तो यहाँ पर बात हुई कि भगवान की सच्ची सेवा कौन करते हैं, तो मिल्टन ने कहा कि जो कठिनाइयों को भी सहते हैं, कठिनाइयों में भी खड़े रहते हैं, वही भगवान की सच्ची सेवा करते हैं. तो योर आंसर इज अ. नाउ क्वेश्चन 7, हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन, doth God accept day labor light denied in on his blindness. जैसा कि आपको पता है कि on his blindness में कभी जॉन मिल्टन अपने आप से बातें करते हैं, कभी गॉड से क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मिल्टन ने यहाँ पर पूछा है, मिल्टन की इस लाइन में ये पूछा गया है कि यहाँ पर इस लाइन में क्या भगवान मुझसे दिन रात लेबर चाहते हैं. इसका आंसर किसने दिया था. तो जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो लाइंस है, देखेंगे एक बार हम पोएम्स को. ओके, doth God accept day labor light denied I fondly ask but patience. परंतु यहाँ पे जो पेशेंस है टू प्रिवेंट, उसे रोक लेता है. इट मीन्स कि यहाँ पर जो है इस लाइन का आंसर कौन दे रहा है, पेशेंस. ओके, okay, so your option is a B, right option, patience. Okay, now come on the next question. 8, and that one talent which is dead to hide the figure of the speech used here. जैसा कि मैंने आपको जब पोएम्स को एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लिटरेरी टर्म्स का यूज हुआ है. तो ओके, तो आपको आंसर आ चुका होगा. एक बार फिर भी हम ऑप्शंस को देखेंगे अच्छे से. अ मेटाफोर, मेटाफोर किसे कहते हैं कि जब दो अनलाइक थिंग्स होती हैं, उनकी सिमिलरिटी के बारे में बात करते हैं, तो हम मेटाफोर का यूज करते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैन इज अ वुल्फ. तो मैन और वुल्फ क्या है, अनलाइक थिंग्स हो गए, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसमें सिमिलरिटीज कर दी. ओके, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है, अगर हम देखें हिंदी में, तो उसको बोलते हैं मानवीकरण. किसी भी निर्जीव थिंग्स होती हैं, उसका क्या कर दिया, उसको व्यक्तित्व प्रदान कर दिया. जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, द मून वेल्ड हिज फेस, मतलब मून ने अपने चेहरे पर क्या ओढ़ा हुआ है, घूंघट ओढ़ा हुआ है. ओके, नाउ पन, पन जो है उसमें एक वर्ड यूज होता है, लेकिन इस वर्ड के मोर देन मीनिंग्स होते हैं. ओके, लास्ट में ये कि ह्यूमर को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सिमिली, नाउ सिमिली की बात करें, दो अनलाइक थिंग्स होती हैं, उसमें के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, और इसमें लाइक और एज का यूज किया जाता है. अब देखिए, मैंने जो मेटाफोर में एग्जांपल लिया था, उसको मैं यहाँ पर लेती हूँ. मेन इज एज वुल्फ, जैसे ही मैंने एज लगाया, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैन का कंपैरिजन किससे हो गया, वुल्फ से. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. मेटाफोर में क्या होगा, दो अनलाइक थिंग होगी, उनके बीच में सिमिलरिटीज होगी, लेकिन सिमिली में क्या होगा, दो अनलाइक थिंग्स तो होंगी, लेकिन उनमें
कंपैरिजन होगा और वर्ड क्या यूज करेंगे, लाइक और इज। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो आपको आंसर पता है कि सी ऑप्शन पन इज योर करेक्ट आंसर। कैसे, देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है पन, उसको ये वन टैलेंट। ओके, यहाँ पे वन टैलेंट की बात की और कहा विच इज डेड टू हाइड, मतलब पॉइंट जो जॉन मिल्टन के अंदर एक टैलेंट है, वो कौन सा टैलेंट है, उसका पोइट्री टैलेंट, जो अब उसकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि वो क्या हो चुका है, पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका है। तो यहाँ पर किसका यूज किया गया है, पन का यूज किया है। क्वेश्चन 9, हु इज द मेकर ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जैसा कि हमको पता है द मेकर यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, सी ऑप्शन डी, सी ऑप्शन गॉड इज योर करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन 10, विच इज नॉट ट्रू। देखिए नॉट ट्रू क्वेश्चन जो है आपके बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको कवर करते हैं। जैसे कि देखो फर्स्ट ऑप्शन में तो हमें सबसे पहले तो किसको कैप्चर करना है, नॉट ट्रू को। ओके, तो देखिए ए ऑप्शन, मिल्टन रोट द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस इन 1652। यस, जॉन मिल्टन ने ये जो पोयम है 1652 में लिखी थी। बी ऑप्शन, मिल्टन बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। यस, जब 1652 में जॉन मिल्टन की एज क्या होती है, 44। नाउ कम ऑन द सी ऑप्शन, इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। क्या ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यस दिस इज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। डी देखिए, शोज मिल्टन्स लीक ऑफ बिलीफ इन गॉड। दिस इज अ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे जॉन मिल्टन जो है अपना टोटली फेथ बताते हैं टूवर्ड्स दी गॉड। ओके, तो योर ऑप्शन डी इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है नॉट ट्रू। ओके, नाउ कम ऑन दी 11 क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू अगेन। ओके, देखेंगे वापस से नॉट ट्रू को हमें कैप्चर करना है। ए में इट रिवील्स दैट कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड। यस, इस होल पोएम में हमने क्या देखा कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, कन्फ्लिक्ट सा चल रहा है। ओके, ऐसे ऐसे मतलब जैसे कि हम बता सकते हैं कि वो अनकॉन्शियस माइंड में। ओके, ही बी ऑप्शन, ही फाइंड्स नो इंटरेस्ट इन लाइफ विदाउट मेकिंग यूज ऑफ हिज पोएटिक टैलेंट। दिस इज ऑल्सो राइट ऑप्शन। सी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ वेरी स्कॉलरी एंड लर्न्ड पोएम। ओके, डी ऑप्शन देखिए, दिस पोएम इज हाईली पर्सनल। तो दिस इज अ राइट ऑप्शन, दिस पोएम इज हाईली पर्सनल, क्योंकि जॉन मिल्टन ने अपनी ब्लाइंडनेस पे ये पोएम लिखी है। अब देखिए सी ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे बताया कि ये जो पोएम है बिल्कुल कॉन्शियस माइंड से लिखी है, बुद्धि से लिखी गई है, तो दिस इज अ रॉन्ग आंसर। यहाँ पे जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा सैड है और अनकॉन्शियस माइंड में है, उस कंडीशन में उन्होंने ये वो पोएम्स को लिखा था। तो योर आंसर इज अ सी। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 12, the lines, when I consider how my life is spent, suggest Milton's। इस लाइन में किस चीज को एक्सप्रेस किया है। जैसे आपको पता है कि दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, और मैंने आपको बताया भी था, तो आपको आंसर आ चुका होगा। फिर भी हम ऑप्शंस को देखेंगे। बिलीव इन गॉड, बी एफर्ट एंड इंटेंशंस, सी impatience, डी डिस्पेयर्स एंड हेल्पलेसनेस। तो योर आंसर गोज टू डी, कि इस लाइन में पोइट ने अपनी निराशा को और अपनी असहाय स्थिति को बताया है कि मैं अब टोटली ब्लाइंड हो चुका हूँ और अब मैं असमर्थ हूँ अपने पोइट्री टैलेंट को यूज करने में। ओके, क्वेश्चन 13, हु इज द मेकर इन दिस पोएम। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो चुका है, लेकिन फिर भी देखते हैं इसका आंसर। आपको आंसर पता है, गॉड। क्वेश्चन 14, they also serve who only stand of the and wait, मिल्टन वॉज वेटिंग फॉर। इस लाइन में जो मिल्टन है वो किसका वेट कर रही है हमें बताना है। ओके, ए ऑप्शन, पोएटिक टैलेंट टू बी गिफ्टेड बाय गॉड। नो, उन्हें पहले से पोएटिक टैलेंट गिफ्ट किया गया है। मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। सी ऑप्शन, एन अपॉर्चुनिटी टू राइट द ग्रेट पोएम इन प्रेज ऑफ गॉड। वो भगवान की प्रशंसा पे कुछ पोएम, महान पोएम लिखना चाहते हैं। डी ऑप्शन देखो, अ मिरेकल टू हैपन, वो चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो, तो दिस इज अ रॉन्ग। तो योर आंसर गोज टू सी ऑप्शन, वो एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ताकि वो भगवान की प्रशंसा पर, उनकी ग्लोरी पर कुछ लिख सकें। Now last question is question 15. What is the solution Milton finds in the sextant? जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि sextant क्या होता है। लास्ट की जो 6 लाइन्स होती हैं डिवाइडेड बाय 2 स्टेंजा विद 3 लाइन्स, उसको हम कहते हैं sextant।
तो सेस्टेंट में हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से सॉल्यूशंस देखे कि मिल्टन किस प्रकार से अपने आप को समझाते हैं। ओके, नाउ कम ऑन द ऑप्शन ए, दोज हु आर रेडी टू सर्व गॉड आर हिज ट्रू सर्वेंट। जो भगवान की सच्ची सेवा कौन करते हैं, जो कि तैयार रहते हैं और खड़े रहते हैं कि मेरा भी टर्न आएगा, ठीक है, और मैं भी कुछ कर सकूंगा। तो दिस इज अ राइट ऑप्शन। बी देखिए, गॉड डज नॉट नीड रिटर्न ऑफ हिज गिफ्ट। भगवान को आवश्यकता नहीं है अपने दिए हुए गिफ्ट को वापस प्राप्त करने की। सी ऑप्शन देखेंगे, गॉड डज नॉट नीड मेंस हेयर, दिस इज ऑल्सो राइट। तो ए बी सी ये तीनों ऑप्शन हमारे राइट हैं, तो आपका ऑप्शन राइट डी इज अ करेक्ट आंसर ऑल दी अबव। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन जिसने आपकी होल पोएम्स को कवर किया है। इससे बाहर कहीं भी आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ओके, तो कुछ आज मैं आपके लिए कुछ कीवर्ड्स लाई हूँ जो हमारे न्यू बिगिनर्स हैं आरपीएससी के। ओके, और वो तैयारी कर रहे हैं सेकंड पेपर की। तो देखिए, आपके जो सेकंड पेपर है उसके 3 ही पिलर्स हैं। ओके, तो फर्स्ट देखिए आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये, जैसे कि आपको पता है कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपका खुद का सब्जेक्ट है, तो हमारी इसमें कमांड होनी चाहिए अच्छे से। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारे जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हमें देखने हैं 5 ईयर्स के, ताकि इससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं एग्जाम में। नाउ थर्ड की बात करूँ मैं, तो रिवीजन। ओके, तो देखिए आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या पढ़ा, इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने उसका रिवीजन कितने टाइम्स किया। पढ़ने के बाद में आपने उसका रिवीजन कितने टाइम्स किया, तो कम से कम 2 या 3rd टाइम आपका रिवीजन होना चाहिए, तब जा कर के आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये थे कुछ पिलर्स सेकंड पेपर के लिए। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं कुछ एनसीईआरटी की बुक्स लेकर करके आऊँगी फर्स्ट पेपर के लिए, जिसमें आपको बताया जाएगा कि 6 to 12 कौन सी जो बुक्स होती हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए बेस्ट होती हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।